किसी भी देश को मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी सरहदों का मजबूत होना जरूरी है। यही वजह है कि भारत की सरहदों का महफूज रखने के लिए जहां एक तरफ सरहद के निगहबान चौकन्ने रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की खुफिया एजेंसी दुश्मन की हर सीक्रेट जानकारी और उसके हर मूवमेंट पर नजर रखती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन हर वक्त भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, लिहाजा उनकी साजिशों को बेनकाब करना और सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दुश्मन के ऐसे ही सीक्रेट्स पर पैनी नजर रखते हैं, तो वहीं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दुश्मनों की प्लानिंग को फेल कर देती है। रॉ एजेंट्स देश की सुरक्षा की खातिर किसी न किसी मिशन पर होते हैं। उन्हें जो टास्क दिया जाता है उसे वो बखूबी अंजाम देकर सबकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और लग जाते हैं अगले मिशन पर। ये एजेंट किसी न किसी खुफिया एजेंसी से जुड़े होते हैं। ऐसी ही भारत की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, जो दुश्मनों का काल है। दुश्मन जब बॉर्डर पर साजिश रचते हैं तो सेना मोर्चा संभालती है, और अगर दुश्मन घुसपैठ का चक्रव्यूह रचता है तो बीएसएफ उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। ऐसे में एलएसी से एलओसी तक साजिशों को बेनकाब करना जरूरी है। सवाल है कि आखिर कौन करता है उन साजिशों को बेनकाब? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुश्मन बॉर्डर पर साजिश रचे तो सेना संभालती है मोर्चा। दुश्मन घुसपैठ का चक्रव्यूह रचे तो बीएसएफ देती है जवाब। एलएसी से एलओसी तक साजिशों को कौन करता है बेनकाब? दुश्मन के वॉर रूम का प्लान कौन करता है हैक? दुश्मन के वार से पहले वो खोद देता है दुश्मन की कब्र। बड़ा सवाल, वो कौन है? रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज इंडिया न्यूज पर हम आपको बताएंगे उस खुफिया विंग के बारे में जो भारत की सबसे सशक्त खुफिया विंग कही जाती है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश के जांबाज इतना खतरा मोल लेकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। अगर आप सच्चे राजभक्त हैं, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो आपको ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उस एजेंसी की जो देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब कर सके। हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है जो इस बात पर नजर रखती है कि दुश्मन मुल्क उसके खिलाफ कौन सा जाल बुन रहा है। हिंदुस्तान के लिए भी ये बेहद अहम एजेंसी है। देश की आजादी के साथ पाकिस्तान से बिगड़ते रिश्तों ने इसकी अहमियत बढ़ा दी और रही सही कसर 1962 में चीन के धोखे ने पूरी कर दी। 1962 की लड़ाई में बुरी तरह हार होने के बाद और 1965 की लड़ाई की जो ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया, हमारे पास उसकी प्रीवियस जानकारी नहीं होने के कारण वो भी एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना गया। तो तब आर्मी चीफ और बहुत लोगों ने ये उठाया सवाल कि हमारे पास बाकी देशों की तरह एक अपनी एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी 1968 में, उन्होंने ये तब अपना रॉ यानी रिसर्च और एनालिसिस विंग इसका जन्म हुआ। आजादी के बाद के कुछ सालों में विदेशी धरती पर खुफिया जानकारी जुटाने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास था। रॉ क्यों बनी, कैसे बनी, इसकी कहानी बताने से पहले ये जान लीजिए कि विदेशी धरती पर देश के लिए सीक्रेट मिशन में जुटे लोगों की चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। ये अंडरकवर एजेंट जब दुश्मन मुल्क के हत्थे चढ़ते हैं
तो आधिकारिक तौर पर कोई उनके बचाव के लिए आगे नहीं आता। मिशन के पूरा होने तक इनका सच कुछ लोगों को ही मालूम होता है। ऐसा ही रॉ के कई एजेंट्स के साथ भी हुआ है, जिनकी कहानियां रोमांचित कर देती है। एजेंसी का काम सिर्फ दुश्मन देश पे नज़र रखना नहीं होता। अगर आप रॉ की ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यस, हम पाकिस्तान और चाइना पे ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सेपरेट डेस्क हैं। बाकी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए एक डेस्क है, पूरे यूरोप के लिए एक डेस्क है। ये हाँ कि इनके लिए काम क्या कर रहे हैं, जिन देशों से हमें इमीडिएट खतरा है उन देशों के बारे में तो हमें डिटेल मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनकी आर्मी की मूवमेंट, ये सारी जो आर्मी से डिफेंस से रिलेटेड है, ये सारी खबर चाहिए। इसके सिवाय बाकी देशों के लिए कोई भी चीज़, कोई साइंटिफिक कोई डिस्कवरी हुई है या कोई इकोनॉमिक जो चल रही है जिससे हमारे देश का कल को नुकसान हो सकता है, उन सब चीज़ों पे हम नज़र रखते हैं। रॉ की कहानी शुरू होती है साल 1968 से। 62 और 65 की जंग के बाद सेना और हुक्मरानों की जरूरत महसूस हुई कि दुश्मन की सीक्रेट जानकारियां अपने पास रखना बेहद जरूरी है। दुश्मन की साजिशों की समय समय पर जानकारियां जुटाना जरूरी है। उन मुल्कों की रणनीति भी जानना जरूरी है जो अपने हितों के लिए भारत में जाल बिछाने की फिराक में रहते हैं। मसलन आतंकी, उग्रवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी जैसे तमाम संगठनों को फंडिंग करते हैं, युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं, स्लीपर सेल की फौज तैयार करते हैं। रॉ की खुफिया यूनिट विदेशी जमीन से ऐसे ही हर साजिश की कुंडली तैयार करती है। 1968 में जब 1962 की लड़ाई होगी, 1965 का युद्ध हुआ, उसमें भी हमारे इंटेलिजेंस की काफ़ी कमी थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले हमें उनके जो घुसपैठिए आए थे कश्मीर में, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, हमको नहीं उनका पता लगा, एंड इट वाज ए मेजर इंटेलिजेंस फेलियर। इन सब को नज़र रखते हुए देश में एक डिमांड उठी, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी ये डिमांड उठाई, इंटेलिजेंस एजेंसी से भी ये डिमांड उठी कि देश में एक अलग एजेंसी होनी चाहिए जो सिर्फ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को डील करे बाकी देशों के ऊपर, और इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को अलग कर दिया जाए। इसलिए 1968 में इसका गठन हुआ। इंटरेस्टिंगली जो पहला बजट रॉ का था वो सिर्फ 2 करोड़ का था। 2 करोड़ के बजट के साथ इसका इनॉग्रेशन हुआ था। विदेशी जमीन से खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए 1968 में एक डेडिकेटेड खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया गया, जो दुश्मनों की चाल का पहले से ही पता लगाकर उसको नाकाम करती रही है। सवाल है कि आखिर कैसे बनी रॉ और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, आइए समझते हैं। ब्रिटिश इंडिया के दौर में दुनिया में उथल पुथल की आहट के बीच 1933 में अंग्रेजों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का गठन किया। इसका काम विदेशों की खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना था। 1947 में आजादी मिलने के बाद संजीव पिल्लई आईबी के पहले डायरेक्टर बने, लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई। अंग्रेजों के जाने के कारण ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी पड़ गई। 1949 में संजीव पिल्लई ने एक छोटा सा खुफिया ऑपरेशन भी चलाया। 1962 में चीन के साथ जंग में भारत की हार के बाद देश में एक बाहरी खुफिया एजेंसी की कमी शिद्दत से महसूस की गई, जिसके बाद एक ऐसी खुफिया एजेंसी का ताना बाना बुना जाने लगा जिसका काम बाहरी देशों की दुश्मन ताकतों पर नजर रखना था, जिसका असर सीधा भारत पर हो सकता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक डेडिकेटेड बाहरी खुफिया एजेंसी के गठन का आदेश दे दिया। ये एजेंसी बन पाती कि उससे पहले ही 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। लिहाजा तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने एक बार फिर से इस एजेंसी की जरूरत पर जोर दिया। तेजी से एक्शन हुआ और 1968 में 21 सितंबर की तारीख रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए ऐतिहासिक तारीख बन गई। रॉ का मतलब पाकिस्तान और चीन में चल रही साजिशों की जानकारी को इकट्ठा करना था। कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में विद्रोह की जमीन तैयार हो चुकी थी।
खुफिया एजेंसी रॉ के तौर पर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जिस तरीके से जाल बिछाया था, उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी हिंदुस्तान के सैन्य के ठिकानों तक पहुंचनी शुरू हो गई। यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बंटने की स्क्रिप्ट की कहानी। बाद में रॉ के टास्क में इजाफा किया गया, जैसे पड़ोसी देशों में सैन्य और राजनीतिक विकास की निगरानी करना, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी विदेश नीति को लेकर भी ऑब्जर्वेशन नोट करना। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में रॉ की अहम भूमिका बताई जाती है। रॉ ने बांग्लादेशी गुरिल्ला संगठन मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया। रॉ के एजेंट्स ने खुफिया जानकारी और गोला बारूद भी मुहैया कराया। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की आवाजाही को रोका। हालांकि ये भी एक रवायत रही है कि कोई भी मुल्क अपनी ऐसी खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट मिशन को लेकर बड़े दावे नहीं करता, इसीलिए ऐसे ऑपरेशंस के कई किस्से मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। बांग्लादेश बनने की कहानी जब भी कहीं सुनी जाती है, तब एक नाम का जिक्र जरूर होता है। वो नाम है रामेश्वर नाथ काओ का, जिन्हें भारत का स्पाई मास्टर भी कहा जाता है। आरएन काओ 1968 से 1977 तक रॉ के चीफ रहे। इस दौरान रॉ ने कई कामयाब ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भले ही हमारे देश की सुरक्षा सेना के जवानों के कंधों पर होती है, बॉर्डर को महफूज रखने के लिए भारतीय फौज के जाबाज सैनिक पैनी निगाहें रखते हैं। जहां एक तरफ सरहद के निगहबान मुल्क की सुरक्षा में 24/7 लगे रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की आंखों से ओझल रहकर रॉ एजेंट खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ताकि आने वाले खतरे से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाए। ऐसे में रॉ चीफ का रोल बेहद अहम होता है। कौन है इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का चीफ, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या आपको मालूम है रॉ का मौजूदा चीफ कौन है? कौन है वो शख्स जो साइलेंट जोन से करता है बड़ा प्रहार? कौन है वो शख्स जो अंडरकवर रहकर देता है ऑपरेशन को अंजाम? ना कोई बड़ा दावा, ना कोई शोर, दिखता है जोर, मिशन मांगे मोर। जी हाँ, साइलेंट जोन के उस सुपर कॉप का नाम है रवि सिन्हा, भारत के मौजूदा रॉ चीफ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रॉ चीफ के तौर पर रवि सिन्हा को काम करते हुए 1 साल पूरा होने को है, लेकिन आम तौर पर कहीं चर्चा नहीं। उन्हें हर वो शख्स जानता है जो बड़े ऑपरेशन में जुटा है, लेकिन आम लोगों की निगाहों से वो कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा को 1 साल पहले भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था। रॉ चीफ से पहले रवि सिन्हा कैबिनेट सचिवालय में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। रवि सिन्हा को स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का दर्जा हासिल था। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पहले रवि सिन्हा को 2 साल के लिए रॉ के सचिव के रूप में नियुक्त किया। वो पीएम मोदी का भरोसा जीतते गए और फिर 1 जुलाई 2023 को रवि सिन्हा को रॉ चीफ का जिम्मा सौंपा गया। रवि सिन्हा को सामंत कुमार गोयल की जगह रॉ का चीफ बनाया गया था। दरअसल पंजाब कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी सामंत कुमार गोयल के नाम कई बड़े खुफिया मिशन रहे हैं। सामंत कुमार गोयल 2001 में टॉप एजेंसी रॉ में शामिल हुए थे। 2019 में उन्हें रॉ चीफ की सबसे चैलेंजिंग जिम्मेदारी सौंपी गई। सामंत कुमार ने ही पुलवामा हमले के बदले का प्लान तैयार किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के सटीक हमले में रॉ की अहम भूमिका रही थी। तेज तर्रार सामंत कुमार रॉ के हर मुश्किल मिशन को कामयाबी से अंजाम देते रहे। सामंत के रॉ चीफ रहने के दौरान जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। मोदी सरकार ने इसी परफॉर्मेंस की वजह से सामंत कुमार गोयल को 2 बार एक्सटेंशन दिया। 4 साल तक सामंत कुमार गोयल ने रॉ का नेतृत्व किया। पीएम मोदी
लगातार रॉ चीफ के लिए एक नया चेहरा तलाश रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगाहें भी उस शख्स को ढूंढ रही थी जो रॉ की कमान संभाल सके, और इसी खोजबीन में निगाहें रवि सिन्हा पर जाकर टिकी और रॉ को मिल गया उसका नया बॉस। रवि सिन्हा ने ऐसे समय में रॉ की कमान संभाली जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा था, सियासी तौर पर अस्थिरता थी। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहे थे। कहते हैं रॉ चीफ बनते ही रवि सिन्हा ने काबुल से कनाडा तक आतंकियों के कनेक्शन की कुंडली तैयार की। कनाडा में कई खालिस्तानी आतंकियों पर टारगेटेड हमले हुए। हालांकि ये हमले किसने किए, किसके इशारे पर किए गए, कहना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये शोर मचाता रहा कि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने में रॉ के सीक्रेट एजेंट्स को महारत हासिल है। जिस एजेंसी की चर्चा दुनिया में होती है उसके चीफ रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले से आते हैं। बिहार की माटी के लाल रवि सिन्हा ने हायर एजुकेशन दिल्ली से किया। रवि सिन्हा दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के एल्यूमिनी रहे हैं। रवि सिन्हा ने साल 1988 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। रवि सिन्हा को आईपीएस के तौर पर मध्य प्रदेश कैडर मिला। साल 2000 में तत्कालीन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया, उस दौरान रवि सिन्हा तकनीकी तौर पर छत्तीसगढ़ कैडर में चले गए। रॉ चीफ रवि सिन्हा को इस फील्ड में काम करने की महारत हासिल है। रवि सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कई खुफिया मिशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्कों के कई सीक्रेट मिशन भी इनके खाते में दर्ज हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी रवि सिन्हा के कार्यकाल के दौरान कई बड़े मिशन को अंजाम दिया गया। रवि सिन्हा ने रॉ में मॉडर्न तकनीक और इक्विपमेंट के लिए काफी काम किया। रॉ के हर एजेंट को न्यू टेक्नोलॉजी में ट्रेन करने पर जोर दिया। इंटरनेट, साइबर वॉरफेयर, एआई के दौर में रॉ के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसके लिए रवि सिन्हा ने अपनी टीम को तैयार किया है। खुफिया तंत्र में रवि सिन्हा का नाम लोग बहुत ही सम्मान से लेते हैं। हालांकि खुद रवि सिन्हा लो प्रोफाइल बने रहना पसंद करते हैं। ये महज उनकी पेशेवर मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी शख्सियत की खासियत भी है। मानो रॉ चीफ और रवि सिन्हा ने एक दूसरे का वजूद खुद में आत्मसात कर लिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत की सुरक्षा की खातिर न जाने कितने रॉ एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं, जो खुफिया जानकारी की बदौलत भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखते हैं। भारत के सामने आने वाले खतरे और चैलेंज को भांपकर उसकी खुफिया जानकारी रॉ चीफ तक पहुंचाते हैं और वक्त रहते दुश्मन की चाल को नाकाम बना देते हैं। रॉ ने ऐसे न जाने कितने सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। रॉ के एजेंट पूरी दुनिया में किसी न किसी मिशन में लगे होते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुफिया जानकारी की बुनियाद पर रॉ ने दुश्मन ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिससे भारत की सुरक्षा और भी चाक चौबंद हो गई। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में रॉ के हाथ पाकिस्तान के एक खुफिया मिशन की जानकारी लग गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। साल्टोरो रिज पर कब्जा करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए मुफीद माना और पूरा जाल बिछा दिया। रॉ के इनपुट के बाद भारतीय सेना हरकत में आ गई। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और लगभग 300 सैनिकों को वहां तैनात किया गया। नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान रणनीतिक चोटी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। रॉ के नाम ऐसे कई ऑपरेशंस हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन मालदीव से जुड़ा है। ऑपरेशन कैक्टस उग्रवादी तमिलों की पीपुल्स लिबरेशन ऑफ तमिल इलम यानी PLOTE ने नवंबर 1988 में मालदीव पर आक्रमण किया। मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना की 1600
टुकड़ियों को हवाई मार्ग से मालदीव के द्वीप हुले हुले भेज दिया। रॉ ने सेना को आवश्यक खुफिया जानकारी दी। आखिरकार कुछ ही घंटों में भारतीय पैराट्रूपर्स सरकारी शासन बहाल करने में सफल रहे। रॉ ने कई बार वक्त रहते हुए जानकारियां देकर ऑपरेशंस को आसान किया, तो कई बार दुश्मनों की साजिश की पोल खोलने का भी काम किया। पाकिस्तान ने करगिल की चोटियों पर कब्जे की साजिश रची और खुद ही दुनिया में जाकर सफाई देने लगा, लेकिन भारत ने उसकी पोल पट्टी खोली और इसमें भी रॉ की अहम भूमिका रही। कारगिल युद्ध। रॉ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की टेलीफोन टॉक्स को टैप किया। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ बीजिंग में थे और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज इस्लामाबाद में थे। इस फोन रिकॉर्डिंग में वो सबूत थे जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर गए। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के इशारे पर कारगिल में घुसपैठ की कोशिश की गई। कश्मीर में रॉ के नाम पर कई कामयाब मिशन हैं। जब जब शांति बहाली की कोशिशें हुई, रॉ का इनपुट काम आया। ऑपरेशन चाणक्य। अलगाववादी संगठनों में शामिल होकर रॉ के एजेंट्स ने पुख्ता जानकारियां मुहैया कराई। रॉ के ऑपरेशन चाणक्य ने घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने अलगाववादी संगठनों और बाकी आतंकवादियों के आईएसआई के साथ कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा भी तैयार किया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। रॉ ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण यानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। इस सीक्रेट मिशन की सीक्रेसी मेंटेन करने में रॉ के टॉप अधिकारियों की रणनीति काम आई। इसके अलावा 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने में भी रॉ ने अहम भूमिका अदा की। यहाँ तक कि चीन और अमेरिका जैसे देश भी भारत की ऐसी गतिविधि से अनजान रह गए थे। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर सीधा असर डालने वाले देशों में राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास पर निगरानी रखती है। भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विदेशों में सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देती है। रॉ का मकसद आतंकवाद विरोधी अभियान और भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखना और उसे बेअसर करना है। रॉ के रोमांचक ऑपरेशंस की कहानी सुनकर आपकी भी इस एजेंसी में दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। युवाओं के जहन में इसमें शामिल होने की ख्वाहिश भी जाग सकती है। तो जान लीजिए कि आखिर रॉ के एजेंट्स बनते कैसे हैं। हालांकि रॉ में कोई सीधी भर्ती नहीं होती। इसमें आईपीएस अफसर, सीआईडी अफसर और आर्म्ड फोर्स में काम करने वालों को भर्ती किया जाता है। समय समय पर रॉ में भर्तियां निकलती हैं। इसका इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू में पास होने के बाद सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है। रॉ एजेंट की ट्रेनिंग 2 फेज में होती है। पहले फेज में बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये कुछ हफ्तों तक चलती है। दूसरे फेज में एडवांस ट्रेनिंग होती है जो 1 या 2 साल की होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एजेंट को दुनिया में किसी भी लोकेशन पर भेजा जा सकता है जहां एजेंट का काम राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैज्ञानिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करना होता है। बस खतरा एक ही है, रॉ एजेंट को कभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी है। देश के लिए जान कुर्बान करने का हौसला रखने वाले ही रॉ की सर्विस के लिए हामी भरते हैं, क्योंकि राष्ट्र की शपथ लेकर और सिर पर कफन बांधकर ही रॉ एजेंट गुमनामी में बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।